नमस्कार, मैं निरंकार और प्रीलिम्स बूस्टर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत जियोमॉर्फोलॉजी से संबंधित भूकंप टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। उसी से लिया गया एक प्रश्न आपके सामने है, देखिए ध्यान से। कह रहा है भूकंप से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं ये सभी के सभी अर्थक्वेक से रिलेटेड है। और कह रहा है कि उपयुक्त कथन में से कौन सा या से कथन असत्य है, यानी रॉन्ग स्टेटमेंट को आपको आइडेंटिफाई करना है और करेक्ट उत्तर आपको देना है। पहला स्टेटमेंट है भूकंप स्थैतिक ऊर्जा के गतिकीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तन तथा ऊर्जा के तरंगित प्रवाह का परिणाम होता है। ध्यान रखिएगा, अर्थक्वेक इज द रिजल्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टैटिक एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड वेव फ्लो ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली ये भूकंप की परिभाषा से लिया गया एक स्टेटमेंट है। तो अब आपको समझने की जरूरत है कि भूकंप वास्तव में होता क्या है। देखिए ध्यान से, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी पृथ्वी का जो क्रस्ट है, यानी इस क्रस्टल भाग में या भू प्रॉपर्टी पर होने वाला कंपन एवं दोलन यानी वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन है। जो क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो एनर्जी जनरेट होती है वह एनर्जी बाहर निकलना चाहती है। यानी आप जानते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेडियो एक्टिविज्म हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी निकल रही है। तो जो एनर्जी पृथ्वी के अंदर बन रही है वह एनर्जी बाहर निकलना चाहती है। तो जब एनर्जी का फ्लो बाहर की ओर होता है तो ऐसे में क्रस्ट पर ठोकर लगेगा, तो हम कहेंगे हमारी सरफेस पर कंपन होने लगता है और दोलन की उत्पत्ति होती है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भूकंप वास्तव में क्रस्ट में कंपन और दोलन है, जो पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा की बाह्य अभिव्यक्ति है। यानी कि पृथ्वी के जो अंदर एनर्जी है उसका आउटर एक्सप्रेशन हो रहा है, बाहर निकल रही है एनर्जी। और यह ऊर्जा कैसे निकलती है? तो आप कहेंगे तरंगित प्रवाह है, यानी एक प्रकार से ये तरंग के रूप में बाहर की ओर निकलती है। तो तरंगित फॉर्म में ये निकल रही है। और साथ ही साथ आपको यह भी जानना है कि जो ये ऊर्जा होती है तरंगित फॉर्म में होने के साथ साथ ही ये शॉक वेव है, यानी ये प्रघाती तरंग है। तो हम कह सकते हैं प्रघाती तरंग है। जो स्थैतिक ऊर्जा पृथ्वी के अंदर है वही गतिकीय ऊर्जा में चेंज होती है और उसी के कारण पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। तो यह पूरी परिभाषा है, इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे आप देखिए ये क्या है, तरंग के रूप में पृथ्वी की सतह पर कंपन और दोलन होने लगता है। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो यह कथन करेक्ट दिखाई देता है। ठीक है, फिर आप कहेंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग में जहां से भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती है उस स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, यानी एपिसेंटर कहते हैं। तो अब इसको समझने की जरूरत है कि वास्तव में एपिसेंटर क्या होता है। तो इस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। पृथ्वी के आंतरिक भाग में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां से भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होंगी। तो अगर हम देखें पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, हमने इसको आपको बताया भी है। तो भूकंपीय तरंगे दो प्रकार की होती हैं, एक होती है बॉडी वेव और एक होती है सरफेस वेव। बॉडी वेव यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाली, यानी आप कह सकते हैं कि जो फोकस से उत्पन्न हो, अभी समझाते हैं आपको, भूकंप मूल से। और
सरफेस वेव जो होती है वो एपिसेंटर से उत्पन्न होती है। तो हमें पहले क्या समझना है कि फोकस क्या होता है, एपिसेंटर क्या होता है। अब ध्यान दीजिएगा, इस बॉडी वेव में यह भी आपको समझ लेना है कि जैसे पी वेव है, एस वेव है, ये सब आपको ने बता दिया पहले भी, ये बॉडी वेव है। वहीं सरफेस वेव में आपको दो तरंगे देख सकते हैं, एक है एल वेव और एक है रैले वेव, ये दो होती है। तो जहां से पृथ्वी के आंतरिक भाग में जिस बिंदु से भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती हैं, जनरेट होती हैं, उसको हम कहते हैं फोकस। देखिए ध्यान से, ये क्या होता है, फोकस, या इसी को कहते हैं हाइपो सेंटर, हिंदी में कहते हैं भूकंप मूल। ये जानते रहिएगा। जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि यह पृथ्वी है और पृथ्वी के आंतरिक भाग में इस बिंदु पर भूकंप की तरंग जनरेट हो रही है, यहां से उत्पन्न हो रही है, तो इसको हम कहेंगे भूकंप मूल, फोकस या हाइपोसेंटर। और यहां से तरंग चलेगी सीधे वर्टिकल 90 डिग्री एंगल पर, ऊपर सीधे सरफेस पे जाएगी, ये ऐसे ऊपर जाएगी। और जहां पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगे पहुंचती हैं, या आप कह सकते हो कि क्रस्ट का वह बिंदु जहां पर सबसे पहले कंपन उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं अधिकेंद्र। अधिकेंद्र, ईपी सेंटर कहते हैं इसको, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ईपी सेंटर क्या है, तो आप कह सकते हो भूकंप मूल से पृथ्वी के सतह की वह न्यूनतम दूरी, ये सबसे मिनिमम दूरी होगी, क्योंकि ये वर्टिकल ही जाएगी, इधर से कहीं भी जाएगी तो वो दूरी बढ़ जाएगी। तो आप कह सकते हैं भूकंप मूल से पृथ्वी की सतह की वह न्यूनतम दूरी जहां पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगे पहुंचती है या सबसे पहले कंपन होता है, उसको हम अधिकेंद्र कहते हैं। तो ये सरफेस पे होता है, और जहां से उत्पन्न होती है पृथ्वी के आंतरिक भाग में, उसको हम भूकंप मूल कहते हैं, फोकस कहते हैं। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप जानते हैं कि तरंगे जो है बॉडी वेव में पी और एस है, तो जाहिर सी बात है कि पी एंड एस जो है, इसमें स्पीड ज्यादा किसकी होती है, तो पी की स्पीड ज्यादा होती है। तो सबसे पहले अधिकेंद्र पर कौन सी तरंग पहुंचेगी, आप कहेंगे पी तरंग पहुंचेगी। पी तरंग के 20-25 मिनट के बाद कौन सी पहुंचती है, एस तरंग पहुंचती है। तो आपको यह भी समझते रहना है कि अगर कभी भी भूकंप आता है, तो यह नहीं कि भूकंप के झटके लगे फिर तुरंत आप घर में घुस गए, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि हो सकता है कि अभी पी तरंग से ही भूकंप आया हो, अभी यस तरंग नीचे से आ रही हो, और जब यस तरंग से भूकंप आता है तो उसकी इंटेंसिटी अधिक होगी, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो रिक्टर स्केल पर उसका स्केल बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखना है कि थोड़ा वेट करिए, 2-4 घंटे, उसके बाद घर में एंटर करिए। तो खैर, अधिकेंद्र क्या होता है और फोकस क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया। तो अब इस आधार पर अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें, देखिए, तो हम कह सकते हैं आंतरिक भाग में जहां से भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती हैं, उसे अधिकेंद्र नहीं कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, भूकंप मूल कहते हैं। अधिकेंद्र क्या होता है, जहां पर सबसे पहले सतह पर तरंगे पहुंचती हैं। अब मान लो कि जैसे हमने कहा ये अधिकेंद्र है, तो जैसे ही अधिकेंद्र से आपकी दूरी बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे भूकंप की तीव्रता कम होती चली जाएगी। तो सबसे अधिक भूकंप की तीव्रता कहां होगी, आप कहेंगे अधिकेंद्र पर होगी। ठीक है। अगला कथन है, अभिसारी प्लेट सीमांतों पर छिछले, मध्यम एवं गहरे उद्गम वाले तीनों ही प्रकार के भूकंप की संभावना रहती है। अब ध्यान दीजिए, क्या है छिछला उद्गम, मध्यम उद्गम और गहरा उद्गम। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए, जैसे मान लो हमने कहा ये पृथ्वी है और भूकंप मूल यहां पर एक है, कोई एक्स मान लो, ये एक्स भूकंप मूल है और इसकी गहराई 70 से 80 किलोमीटर के आसपास है। ये अधिकेंद्र है, यहां पर अधिकेंद्र हो गया, और ये भूकंप मूल है, एक भूकंप मूल एक्स हो गया। एक भूकंप मूल हमने ले लिया ये वाई, और इसकी गहराई लगभग हो गई 300 किलोमीटर, यानी कहां से कहां तक, आप कहेंगे 80 से 300 किलोमीटर के आसपास ये हो गई, 80 के आगे। इसी प्रकार से एक भूकंप मूल हम और ले लेते हैं, इसको मान लो ये जेड है और इसकी गहराई हो जाएगी 300 से
ये 300 प्लस है, 700 किलोमीटर तक, और एक भूकंप मूल हमने ये भी बना दिया। तो 3 भूकंप है, एक एक्स, वाई और जेड। तो जो एक्स वाला है इसको हम कहेंगे छिछला, सैलो। जो वाई वाला है ये हो जाएगा मध्यम, मीडियम। और जो जेड वाला है इसको हम कह देंगे गहरा उद्गम, यानी डीप फोकस। तो भूकंप मूल की गहराई के आधार पर भी भूकंप का वर्गीकरण किया गया है। जाहिर सी बात है कि छिछले उद्गम वाले भूकंप होंगे, इसकी इंटेंसिटी अधिक होगी, इसकी तीव्रता अधिक होगी। क्यों? क्योंकि सरफेस से इसकी दूरी कम है, तो एनर्जी ज्यादा निकलेगी। वहीं जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी भूकंप मूल की, वैसे वैसे ऊपर पहुंचते पहुंचते उसकी एनर्जी कम होती चली जाएगी। तो भूकंप मूल की गहराई बढ़ने पर भूकंप की तीव्रता में कमी आती है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये 3 प्रकार के भूकंप। अब ये तीनों प्रकार के भूकंप कहां पर हो सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अगर हम अभिसारी प्लेट सीमांत की बात करें और इस डायग्राम को ध्यान से देखिए ध्यान से, ये डायग्राम आपके सामने है। ये अभिसारी सीमांत है, यानी कि एक प्लेट इधर से देखो आ रही है, नीचे की ओर जा रही है। एक प्लेट ये है और एक प्लेट देखो ये है, एक प्लेट ये है। तो इसमें आपको क्या होगा, जब दोनों ही प्लेटें आकर के आपस में टकराएंगी कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री में, टक्कर होने से इनमें जो बीच में मटेरियल होगा, अवसाद होगा, उसमें वलन की क्रिया होगी और प्लेटें मुड़ना शुरू होंगी नीचे की ओर। तो जब यहां पर टक्कर होगा तो टक्कर होने से यहां पर शैलो भूकंप आएंगे, यानी छिछले उद्गम वाले भूकंप आएंगे। वहीं पर जब यह प्लेट गहराई में छेपित होगी, बेनी ऑफ जोन में, कहां पर होता है, बेनी ऑफ जोन, जिस क्षेत्र में प्लेट का छेपण होता है, सबडक्शन होता है, उसको बेनी ऑफ जोन कहते हैं। तो जहां पर ये छेपण हो रहा है तो ये परतों को तोड़ते हुए हो रहा है। जाहिर सी बात है कि प्लेटें अगर टूटेंगी, फ्रैक्चरिंग या फॉल्टिंग होगा, यानी भ्रंशन एवं विखंडन अगर हो रहा है, प्लेटों को तोड़ते हुए नीचे जा रही है, तो जाहिर सी बात है इस क्षेत्र में सब भूकंप मूल बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे। और ये भूकंप मूल जो बनेंगे, देखो यहां फोल्ड हो रहा है तो सैलो, यहां मोड़दार पर्वत बन रहे हैं, तो यहां सैलो उद्गम वाले हैं, गहराई कम होगी। और यहां जहां छेपण हो रहा है बेनी ऑफ जोन में, यहां पर मीडियम आ जाएंगे, यानी मध्यम उद्गम वाले भूकंप भी आएंगे। और जब ये गहराई में जा करके छेपित हो जाएगी, जाहिर सी बात है कि गहराई बढ़ने पर तापमान क्रस्ट का बढ़ेगा, और तापमान जब बढ़ेगा तो इसका आंशिक गलन होना शुरू हो जाएगा। और इसका जब आंशिक गलन होगा तो जाहिर सी बात है किसकी उत्पत्ति होगी, आप कहेंगे मैग्मा की उत्पत्ति हो जाएगी। और यही मैग्मा कहां की ओर जाएगा, तो आप कहेंगे ऊपर की ओर ये इरप्शन करना शुरू कर देगा, ये ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, ये मैग्मा ऊपर की ओर जाएगा। तो जब मैग्मा ऊपर की ओर चलेगा, यानी वल्कनिज्म शुरू हो जाएगा, वल्कनिज्म प्रोसेस स्टार्ट होगा, तब ऐसे में मैग्मा नीचे की परतों को तोड़ते हुए ऊपर की ओर आएगा। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर क्या हो जाएगा, डीप फोकस हो जाएगा, यानी गहरे उद्गम वाले भूकंप भी आएंगे। तो जहां पर अभिसारी प्लेट सीमांत होता है, वहां छिछले, मध्यम और गहरे तीनों प्रकार के उद्गम वाले भूकंप की उत्पत्ति होती है। साथ ही साथ यहां से यह भी बात समझ में आ रही है कि वल्केनिज्म का संबंध भूकंप से है, यानी कि यह बात क्लियर हो रही है कि जहां पर ज्वालामुखी क्रिया होगी वहां पर भूकंप आएगा ही आएगा। साथ ही साथ ये जो आप अभिसारी का सीखे, तीनों ही प्रकार के होते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप अपसारी सीमांत का भी समझ लो। तो इस डायग्राम को अगर देखें ध्यान से, देखो यहां पर एक प्लेट इधर की ओर जा रही है और एक प्लेट इधर की ओर जा रही है। देखो ये मेंटल प्लूम है, हार्ट प्लूम है और ये लेटरल प्लूम है, ऐसे। तो यहां पर वल्केनिज्म हो रहा है। जाहिर सी बात है कि ये ओशन फ्लोर है, समुद्र का नितल है। तो यहां पर एक तो जो ये सेंट्रल वैली बनेगी, केंद्रीय घाटी जो बनेगी, मैग्मा का यहां जमा होता रहता है, सब आप जानते हो। तो यहां पर आप कह सकते हो कि एक भूकंप केंद्र बनेगा, छिछला, यहां पर छिछला बनेगा। जब मैग्मा बाहर ठोकर मार के बाहर निकलेगा तो यहां पर एक बनेगा, यहां पर बनेगा।
और जाहिर सी बात है यहां से नीचे से मैग्मा ऊपर की ओर फोल्ड कर रहा है, तो ये यहां पर यानी कि एक ट्राइंगल बन जाएगा। देखो ध्यान से, एक ट्राइंगल बनेगा, इसको कहते हैं सिस्मिक फोकल ट्राइंगल। तो सिस्मिक फोकल ट्राइंगल जो बनता है, इसका मतलब यह है कि यहां पर छिछले वाले भी हैं और क्या है, मध्यम वाले हैं। यानी आप कह सकते हो कि जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है वहां पर मध्यम और छिछले उद्गम वाले भूकंप की उत्पत्ति होती है, यहां पर डीप फोकस नहीं होता है, यानी गहरे उद्गम वाले भूकंप की उत्पत्ति नहीं होती है। यहां पर भूकंप की तीव्रता बहुत कम होती है, रिक्टर स्केल पर इसको नापा गया है 4.2 होता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि आप जानते हो कि ये ऑलरेडी डाइवर्जन हो रहा है, भ्रंश बना हुआ है, तो यहां शांत दरारी प्रकार की ज्वालामुखीता हो रही है, मैग्मा बड़ी आसानी से आके फैल रहा है, ये परतों को तोड़ते हुए नहीं आ रहा है, केवल मैग्मा का क्या हो रहा है, जमाव हो रहा है, छेप हो रहा है। इस कारण से भूकंप की तीव्रता यहां बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो आप इसके माध्यम से एक बात ये भी समझ सकते हो कि डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री पर भूकंप की तीव्रता कम होती है। वहीं पर देखो ये कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री, इधर देखो, ये देखो कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री है, तो कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री पे सैलो भी आएगा, देखो छिछला भी आएगा, यहां से गहराई में जाएगा तो मध्यम आएगा, और ज्वालामुखी क्रिया होगी तो आप कहेंगे गहरे उद्गम वाले भी भूकंप आएंगे। तो आप कह सकते हैं कि अभिसारी प्लेट सीमांत या विनाशात्मक प्लेट सीमांत पर भूकंप की तीव्रता अधिक हो सकती है, किसकी तुलना में, आप सारी प्लेट सीमांत की तुलना में। तो ये सारी बातों को आपको समझते रहना है। तो दुनिया में अगर आप मैप देखो तो जहां जहां पर विनाशात्मक प्लेट सीमांत है, चाहे वो जापान फिलीपींस का एरिया हो या इंडोनेशिया का एरिया हो, वहीं साथ साथ अमेरिका का जो पश्चिमी किनारा होगा उस क्षेत्र में भी अभिसारी प्लेट सीमांत देखने को मिल रहा है, जिसके कारण तीव्र भूकंप है। वहीं पर मध्य महाद्वीपीय में भी देख सकते हैं आप, यूरोप से लेकर के, यानी अफ्रीका और यूरोप के बीच का जो एरिया है वहां से लेकर के पूरा अंडमान निकोबार तक आ जाइए, उस क्षेत्र में भी कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री दिखाई दे रही है। तो यह भी तीव्र भूकंप से प्रभावित क्षेत्र होगा, जबकि जहां जहां पर डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री है वहां पर भूकंप की तीव्रता कम होगी। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि अभिसारी प्लेट सीमांत में अगर जापान में महासागरीय प्लेट का कन्वर्जन हो रहा है तो वहां पर तीव्र भूकंप आते हैं, और तीव्र भूकंप आने के साथ साथ भूकंप का संबंध सुनामी से भी हो जाएगा, और इसके कारण जापान सुनामी से भी प्रभावित हो जाएगा। तो सुनामी के एक कारण के रूप में हम भूकंप को भी समझ सकते हैं। तो ये पूरी बात हो गई। आप आगे जो क्वेश्चन हम लेंगे उसके माध्यम से भी बहुत सारी बातें भूकंप में सीखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य खराब है और उसके कारण थोड़ा सा वॉइस में दिक्कत आ रही है, लेकिन आप कोई दिक्कत नहीं, हमने कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करने का प्रयास किया है। तो अब अगर हम प्रश्न को देखें, ध्यान दीजिएगा, तो अभिसारी प्लेट सीमांतों पर छिछले, मध्यम, गहरे उद्गम तीनों ही भूकंप की संभावना रहती है। यह कथन सही हो जाएगा। फिर गलत, ज्वालामुखीता से प्रभावित क्षेत्रों में भूकंप एक अनिवार्य क्रिया नहीं है। अब ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जहां जहां पर ज्वालामुखी क्रिया होगी वहां वहां पर निश्चित तौर पे क्या होगा, भूकंप भी आएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इस आधार पर अगर देखें तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा, असत्य कौन है, तो 2 और 4, यानी सी उत्तर इसका सही होगा। इसके साथ ही आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट बात, चूंकि आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस और तमाम सारे स्टेट के पीसीएस तैयारी आप लोग कर रहे हैं, जिसमें इकोलॉजी ऑन एनवायरनमेंट यानी कि पारिस्थितिकी और पर्यावरण एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपके चयन में। तो मटेरियल की आवश्यकता तो आपको पड़ती ही है। अगर आप इसके लिए कोई बुक लेना चाहते हैं तो एक बहुत ही अच्छी बुक है जो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। यह है आर राजगोपालन साहब ने पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को लिखा है। आर राजगोपालन सर मद्रास यूनिवर्सिटी में IITians रहे हैं और इनकी किताब, बहुत सारी किताब पब्लिश हुई है। चूँकि ये ओक ब्रिज कंपनी ने इसको पब्लिश किया है। इसको मैंने खुद भी पढ़ा है, बहुत ही अच्छी किताब है, आप लोग इसको ले सकते हैं। इस किताब को मेरे पास जो एरिया डिस्ट्रीब्यूटर हैं मिस्टर ब्रजेश पांडे, उन्होंने हमको पहुंचाई है, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग इस किताब का चयन कर सकते हैं। थैंक यू।